चलो, सो हम लोग की लास्ट क्लास में बात हुई थी कि इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज which arise because of limited resources, unlimited wants. इकोनॉमिक इश्यूज कौन से, वो अभी तक के अपन ने बात नहीं किया, ठीक है। इकोनॉमिक इश्यूज कौन से वो अपन ने वहीं पे छोड़ दिए, बीच में बोले, लेकिन अपने को इकोनॉमिक्स पढ़ने के पहले इकोनॉमी क्या होता है वो भी पढ़ना चाहिए। तो बोले इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर बाय पीपल अर्न अ लिविंग, है ना, पीपल अर्न अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी रहती है, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने बोला 4 तरह की रहती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज। इन्वेस्टमेंट अपना पढ़ना बचा था। प्रोडक्शन मतलब कोई भी रॉ मटेरियल को या इनपुट्स को आउटपुट में या ऐसे आइटम में कन्वर्ट करना विच हैज गॉट यूटिलिटी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, है ना। देन कंजम्पशन मतलब जो भी कंज्यूमर एक्टिविटी करता है टू सेटिस्फाई देयर वांट्स और नीड्स, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। और हमने बोला प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर लेता है, कंज्यूमर कंजम्पशन करता है, बट ये जो ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यानी हमने बोला था कि मनी या मनी इक्विवेलेंट कुछ रहना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रांसफर होता है वो नहीं, देयर शुड बी सम मनी या काइंड इन्वॉल्व, वो था हमारा कंसिडरेशन। और मैंने ये भी बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज को कहा जाता है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, पैसा या कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो, है ना। एग्जांपल भी दिया था कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं सो दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट इफ आई एम टीचिंग माय सन सो इट विल नॉट बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज आई एम नॉट चार्जिंग फ्रॉम हिम एनीथिंग, ठीक है। तो जो भी एक्टिविटी आप आउट ऑफ लव, अफेक्शन या सोशल कॉज के लिए वगैरह कर रहे हो तो इट विल नॉट बी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट, एनजीओ में बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई अनाथ आश्रम में जाके पढ़ाते हैं कुछ, तो उसमें भी बच्चों से कुछ चार्ज नहीं कर रहे, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वही सिर्फ मानेंगे जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, बाकी हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। तो 3 अपनी हो गई थी, इन्वेस्टमेंट एक बचा था। इसमें तक में किसी को कोई डाउट? अभी तक के जो पढ़ा है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? सो एक और एक्टिविटी होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल फॉर फ्यूचर इनकम जनरेशन। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट इज कैपिटल, एंड आगे भी और चीजें आएगी कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे वर्ड्स की डेफिनेशन थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन की हुई है। जैसे कैपिटल हैज मेनी मीनिंग्स, जैसे बचपन में आप नर्सरी या केजी 1 में पढ़े थे तो एक कैपिटल एबीसीडी थी, एक स्मॉल एबीसीडी थी, है ना, वो कैपिटल अलग था। फिर आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, पढ़े क्या ऐसा? नहीं, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र पढ़े क्या? एंड दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो कैपिटल अलग हो जाता है। फिर पवन सर ने आपको पढ़ा होगा कि कैपिटल मतलब तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज, बराबर। कैपिटल इज द मनी विच ओनर ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस। तो ये 3 कैपिटल तो आपने नॉर्मली पढ़े हो, बट ये तीनों कैपिटल ये कैपिटल से अलग है। तो इकोनॉमिक्स में कैपिटल मतलब कुछ और होता है, इकोनॉमिक्स में कैपिटल मतलब कुछ और होता है। अब इनफैक्ट बिजनेस स्टडीज में कैपिटल यानी कुछ और पढ़ोगे, उसमें बोले सिर्फ पैसा यानी कैपिटल, वो फिर बिजनेस लाए, बिजनेस ओनर लाए, चाहे कोई लोन दे। अकाउंट्स में आप पढ़ोगे कि सिर्फ जो ओनर पैसा लाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, कोई अगर बैंक से पैसा मिला तो उसको तो हम लोग कैपिटल लोन से वैसे क्लासिफाई करेंगे। बट आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे कि पैसे में क्यों भेदभाव करना, पैसा पैसा होता है, ओनर लाए चाहे कोई और लाए, तो वो अलग है। अपने इकोनॉमिक्स में कैपिटल मतलब पैसा तो आता ही है, कैपिटल यानी मनी भी आ जाता है, प्लस में प्लांट एंड मशीनरी या टेक्नोलॉजी को भी हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। एंड ये है सर, कुछ नहीं तो बच्चे बोल रहे होंगे सर को पता नहीं, कुछ भी पढ़ा रहे हमको नहीं पता, तो ऐसा नहीं, तो हंस भी रहे कुछ बच्चे, मन की बात बोल दी वाले सर ने। तो इकोनॉमिक्स में आगे और अपन प्रोडक्शन चैप्टर में तो और बहुत पढ़ेंगे कैपिटल के बारे में, बट अभी के लिए रफली आप ऐसा मान लो
कि प्लांट एंड मशीनरी वगैरह को कैपिटल बोलते हैं हम लोग, प्लांट एंड मशीनरी या टेक्नोलॉजी, जिसके हेल्प से बेसिकली प्रोडक्शन होता है, जिसके हेल्प से प्रोडक्शन होता है। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करूं तो अकाउंटिंग में कैपिटल लायबिलिटी साइड रहता है, बराबर ना। आपको अभी लायबिलिटीज एसेट्स उतना पढ़ाया नहीं होगा, बट कैपिटल लायबिलिटी साइड रहता है बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में। अपन इकोनॉमिक्स वाला जो कैपिटल की बात कर रहे हैं वो कौन सी साइड में रहेगा, राइट साइड। प्लांट एंड मशीनरी तो एसेट साइड में रहता है ना। तो ऐसा है कॉमर्स। अब आपने ले लियो, हाँ जी, अपने अपने राइट में रहेगा इकोनॉमिक्स में। अब वो किसका राइट वो भी मैटर करता है। अकाउंट्स में तो लेफ्ट में रहता है ना बेटा, लायबिलिटी साइड, लेफ्ट में एसेट्स रहते नहीं। इक्वेशन नहीं बेटा, बैलेंस शीट बोल रहा हूं। इक्वेशन तो कहीं पे भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS लिखो या RHS इज इक्वल टू LHS लिखो। इक्वेशन में भी ऐसा कुछ नहीं बेटा कि लेफ्ट में लिखना है। I'll tell you what, आपने ऐसा लिखा 2 + 3 = 5, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना 5 = 2 + 3। उसमें कोई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं रहता। अभी आप पढ़ोगे आगे, आप मेरा बोलना थोड़ी मानोगे, मैं थोड़ी अकाउंट्स का टीचर हूं, बट आएगा। और आपको तो वो भी मैंने बता दिया ना कि मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा तो स्लो पढ़ाऊंगा, सुबह बताया था ना मैंने ऐसा। तो वो ऐसा कुछ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं रहेगा कभी भी। आप मान नहीं रहे यार, आपके बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा, पक्का। अब आपको ऐसा है कि ना मिस्टेक मानना हो रहा है ना मेरा सुनना हो रहा है। नहीं गुस्सा मत हो यार, कुछ नहीं होता। तो कैपिटल मतलब वो चीजें जिसके हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन हो सकता है इकोनॉमिक्स में। तो बेसिकली एक तो पैसा तो है ही कैपिटल, प्लस में प्लांट एंड मशीनरी या टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से भी हमारा प्रोडक्शन होता है। तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल फॉर फ्यूचर इनकम जनरेशन। मतलब क्या कि मान लो मेरी एक फैक्ट्री है और उसमें एक मशीन है जिससे 10,000 जोड़ी जूते बनते हैं, ठीक है। अगर मेरी वो जूतों की डिमांड 20,000 पेयर्स हो जाती है तो आई विल हैव टू ऐड एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी। एक मशीनरी की कैपेसिटी 10,000 ही है और अगर मुझे 20,000 पेयर्स ऑफ शूज बनाना है तो आई विल हैव टू ऐड वन मोर मशीनरी। सो दिस इज कॉल्ड एडिंग टू द कैपिटल स्टॉक। एंड क्यों मशीनरी में आज लगाऊंगा तो आज का कुछ इसका फायदा नहीं होने वाला, इसका फायदा फ्यूचर इनकम जनरेशन के लिए होगा। कि लेट्स से द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीनरी इज 10 years, तो फॉर नेक्स्ट 10 years आई विल बी एबल टू प्रोड्यूस 10,000 एडिशनल पेयर्स ऑफ शूज। क्लियर। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया है ना। हमको कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो जो ओनर कैपिटल लाता है, अकाउंट्स वाला कैपिटल, वो कैपिटल को आपको इकोनॉमिक्स वाली कैपिटल में डालना पड़ेगा ना। समझ रहे क्या? नहीं, चलो। कोई भी ओनर सबसे पहले बिजनेस में पैसा लाता है, अपने अकाउंट्स पे पड़े होंगे, ठीक है। पैसा लाने से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा क्या? आपका कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस है, जो भी बिजनेस, लेट्स से पानीपुरी का ठेला भी लगाना है तो आपको एक ठेला खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल वगैरह जो भी आप लोगे, तो दैट मनी हैज टू बी इन्वेस्टेड समवेयर ना टू रन द बिजनेस। सिर्फ पैसा आने, बिजनेस के लिए पैसा लगता है बट वो पैसे से डायरेक्टली बिजनेस नहीं होना, वो पैसे को हम लोग किसी और चीज में डालते हैं एंड देन बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना। क्या हो गया बेटा आपको इतना समझे क्या आप? हाँ, तो वो कैपिटल में जो ये कैपिटल अकाउंट्स वाला कैपिटल को हमको इकोनॉमिक्स वाले कैपिटल में डालना पड़ता है। मतलब प्लांट एंड मशीनरी वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे तो ही तो हमारा इनकम जनरेशन होगा, राइट। तो इस प्रोसेस को हम लोग इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपन बोलते हैं ना कि नया हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसमें 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। व्हेन यू से कि 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, मतलब क्या कि 2 करोड़ बिजनेस में लाने पड़ेंगे और 2 करोड़ में से हो सकता है, या लेट्स से चलो अपने को एक नई ट्यूशन क्लास खोलना है हमारी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, मतलब क्या, तो हो सकता है 1 करोड़ की बिल्डिंग लगने वाली है, 50 लाख के बेंचेस लगने वाले, 50 लाख का कंप्यूटर वगैरह सिस्टम लगेगा। तो इस तरीके से 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। और ये 2 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट लगा, दिस इज अवर कैपिटल एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बिल्डिंग, दिस बेंचेस एंड दिस कंप्यूटर्स विल बी एबल टू रन आवर बिजनेस, ठीक है। और फ्यूचर में इसका इनकम जनरेशन होगा। आपको अकाउंट्स में शायद पढ़े होंगे कि मशीनरी या जो भी इसकी लाइफ है वो लंबी लाइफ रहती है, विद इन 1 ईयर उसका खत्म नहीं होता है। तो इट हेल्प्स इन फ्यूचर इनकम
जनरेशन। तो वही अपना इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी दिया है कि कंपनी बाइज न्यू मशीनरी टू इंक्रीज फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी। आपको एग्जांपल लिखना है तो शूज वाला आप लिख सकते हो कि करंट मेरा 10,000 है, एक मशीनरी से 10,000 पेयर ऑफ शूज बनते हैं और मुझे कल को अगर 20,000 की डिमांड दिख रही है तो मैं करंट मशीनरी में तो नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, तो नहीं कर सकता हूं, तो मैं और एक 10,000 शूज प्रोड्यूस करने के लिए आई बाय वन मोर मशीनरी एंड दिस विल बी कॉल्ड माई इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टेड रुपीज दिस मच इन वन मोर मशीनरी, तो वो प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? ताकि फ्यूचर में इनकम जनरेशन हो। इन्वेस्टमेंट किस में किया जाता है? इन द कैपिटल स्टॉक, इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, जहां कहीं भी आपको अकाउंट से इकोनॉमिक्स में गड़बड़ हो तो एक बार पूछ लेना, आपके लिए ये चीजें बहुत न्यू है। मैं शायद बोलते बोलते कुछ भी मतलब सही बोलूंगा, बट क्लैरिफाई नहीं करूंगा मे भी, क्योंकि हमारे दिमाग में चीजें क्लियर रहती है। तो आपको कहीं पे भी लगता है, बहुत सिली सा भी डाउट लगता है ना, तो आप पूछ लो, क्योंकि ये लोग जितने लोग मुंडी हिला रहे सबको समझता नहीं है। आधे लोग बस वो प्रेशर में हिला लेते मुंडी की, चलो यार वो बाजू वाले क्या सोचेगा कि मेरे को नहीं समझा। तो जितना भी सिली डाउट है पूछ लेना, ठीक है। तो समझ गए चारों एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। अभी तक के अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का बात नहीं हुआ है, ठीक है। अब बोले इकोनॉमी भी तीन तरह की रहती है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्यों आ गया पेज? पहले मार्केट इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब सिस्टम वेयर पीपल अर्न लिविंग। तो अपनी इंडिया इज ऑल्सो एन इकोनॉमी, है ना। यहाँ पे काफी लोग हैं जो अपना बिजनेस वगैरह करते हैं, पैसा कमाते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ गए। पैसा कमाने के लिए बहुत जो भी एक्टिविटीज की जाती है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ कैरी आउट होती है? इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी, इन दिस इकोनॉमी goods and services are bought and sold freely in the market, means of production are privately owned, and economic activities are guided by self interest and profit motive. It is also known as capitalist or free economy. अब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ेंगे। तीन प्रॉब्लम है, कौन कौन से? आप लोग आगे पढ़ के आना लेते ना, कोई नहीं पढ़ रहा क्या? आप लोग पढ़ रहे हैं ना? वेरी गुड बेटा। क्या नाम है आपका? ऋषभ। सरनेम ऋषभ ताल। अच्छा, आपने कल मैसेज किए थे। तो आगे आप लोग डेली के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि जो भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ के आना है, और जो पढ़ा दिया उसको घर जाके पढ़ना है। आपको मदद होगी, आप एक बार ट्राई करके देखो तो आपको समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो तीन प्रॉब्लम्स रहते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में जैसे नॉर्मली प्रॉब्लम ये रहता है कि एक कंट्री है, यहाँ पे कुछ गरीब लोग भी रहते हैं, कुछ अमीर लोग भी रहते हैं। कोई भी कंट्री है, आप इन वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इकोनॉमी किसकी है या जीडीपी सबसे ज्यादा किसकी है? फर्स्ट यूएसए। तो इवन इन यूएसए देयर विल बी मेनी पीपल हु आर पुअर। Even in USA there will be many people who are poor, and poor जो people है and rich है, दोनों की प्रायोरिटीज या दोनों की डिमांड अलग अलग रहती है। वो तो क्लियर है ना। आप अपने पापा या मम्मी से बोलोगे कि मेरे को 2 व्हीलर लेके दो, गरीब बच्चा है वो बोलता है कि शाम को खाने में थोड़ा कुछ अच्छा बना दो, है ना। दोनों की अलग अलग प्रायोरिटीज रहती है। तो जैसे एग्जाम्पल कि लेट से गरीब पंखा लेना है और अमीर को एसी लेना है, ठीक है। बट अपनी पहले ही बात हो गई है कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस आर स्केयर्स, और अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं होगा। तो वहां पे फिर प्रॉब्लम आ जाता है कि पंखा बनाना है या एसी बनाना है। एग्जाम्पल के कि दोनों में लोहा लगता है, ठीक है। लोहा लिमिटेड है, इधर पंखे बनेंगे या एसी बनेंगे, या दोनों भी बनाओ तो भी अगर एसी भी बनाएंगे तो जितने पंखे अदरवाइज बनने वाले थे, यानी अपने पास लोहा है जिससे 1 लाख यूनिट्स ऑफ पंखे बन सकते हैं। तो अगर हम उसको उसमें बीच में 10,000 अगर एसी बना देंगे तो फिर 1 लाख पंखे तो नहीं बनेंगे, उसमें थोड़ा कुछ हम लोग को कम करना पड़ेगा। तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस में अब ये क्या हो जाता है कि अगर सिर्फ
हमारे जैसे इंडिविजुअल्स पे, प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया जाए कि आप अपने हिसाब से बनाओ, तो कोई भी एक मैन्युफैक्चर को एसी में ज्यादा प्रॉफिट होता होगा या पंखे में? ऑब्वियसली एसी में। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर का हमेशा मोटिव क्या रहता है? टू अर्न प्रॉफिट। तो अगर उन पे छोड़ दिया जाए, इफ लेफ्ट टू देम, दे विल ऑलवेज प्रीफर प्रोड्यूसिंग दोज पर्टिकुलर गुड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट, राइट? अब अगर ऐसा किया तो क्या हो जाएगा? इन दैट केस प्रोड्यूसर तो अपने हिसाब से प्रोड्यूस करेगा, और इन दैट केस सबकी जरूरतें पूरी नहीं होगी। एसी जिसको चाहिए उसको तो पूरा हो गया, बट व्हाट अबाउट द पीपल हु वांट फैंस? उनकी तो जरूरतें पूरी नहीं होगी। तो इन दैट केस क्या हो जाता है कि अब प्राइवेट सेक्टर वाले तो चीजें करने से रहे, तो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, ठीक है? अगेन बीएसटी में पब्लिक कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अलग रहेगी। यहां पे जब कभी पब्लिक सेक्टर या पब्लिक आएगा तो इट मींस गवर्नमेंट, एंड प्राइवेट मतलब अदर देन गवर्नमेंट। जो भी अदानी, अंबानी, टाटा, ये सब हम लोग प्राइवेट सेक्टर में कंसीडर करते हैं। प्लस में देयर आर मेनी गवर्नमेंट कंपनीज एज वेल। सो फॉर एग्जांपल, अगर अपन टेलीफोन की बात करें या मोबाइल ऑपरेटर की बात करें, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स, तो कोई गवर्नमेंट कंपनी भी है क्या मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर में? BSNL, राइट? इट इज ए गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक सेक्टर ओन कंपनी। एंड जो बाकी है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, दीज आर ऑल प्राइवेट प्लेयर्स। तो प्राइवेट एंड पब्लिक में फर्क समझ गया आपको? तो अब क्या हो जाता है कि कुछ कुछ काम प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेट्रो का है, डू यू हैव एन आइडिया कि मेट्रो लॉस में चल रही है ना, या रेलवेज भी लॉसेस में चल रही है? तो रेलवे या मेट्रो कभी प्राइवेट सेक्टर नहीं उठाएगा ये काम करने का, और अगर वो कर भी लिया तो वो तो अभी जो आपको 10 रुपए टिकट का चार्ज है 50 रुपए लगा देगा, क्योंकि उनका तो मेन मोटो क्या है? प्रॉफिट करना। बट अगर वो 50 रुपए करेगा तो मे बी 80% ऑफ द पॉपुलेशन विल नेवर ट्रैवल इन मेट्रो। उनको 10 से 15 रुपए दे सकते, 50 रुपए डेली का नहीं दे सकते, तो उनके लिए तो कुछ काम में ही नहीं आएगी। तो इसीलिए क्या करती है कि जब गवर्नमेंट को लगता है कि यार गरीब लोगों की भी कुछ डिमांड है जो प्राइवेट सेक्टर को अगर दे दिया तो वो लोग पूरी नहीं कर पाएंगे, तो इन दैट केस गवर्नमेंट स्टेप्स इन और बोलते हैं ये गुड्स का प्रोडक्शन हम लोग करेंगे, और हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, हमारा मोटिव रहेगा सोशल वेलफेयर, ठीक है? तो जहां पर ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स को ओन करती है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज ओन करती है, दैट इकोनॉमी इज कॉल्ड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जहां पर पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट ओन करती है कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इन दिस इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट। इकोनॉमिक डिसीजंस क्या रहेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और बाय एन ऑथराइज सेंट्रल अथॉरिटी। और इनका मेन फोकस क्या रहेगा? सोशल वेलफेयर। और इसीलिए इस इकोनॉमी को हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। ऐसी इकोनॉमी जहां पे ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। बहुत बार क्या करते हैं, गवर्नमेंट खुद ओन नहीं करती है या डिसीजन गवर्नमेंट नहीं देती है, कोई एक ऑथराइज सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे इंडिया में भी प्लानिंग कमीशन हुआ करता था या नीति आयोग है, उस टाइप की। दे विल डिसाइड कि कौन से गुड्स बनेंगे, किसके लिए बनेंगे, और ये डिसीजन किस पे बेस्ड होगा? सोशल वेलफेयर। ये जो भी डिसीजन लेंगे उसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि सोशल वेलफेयर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है? दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्लान। और इसकी एग्जैक्ट अपोजिट इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं मार्केट इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर कुछ भी ओन नहीं करता है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, it is not at all owned by the government or public sector, they are entirely privately owned। privately owned मतलब एक तरीके से जो सारे बिजनेसमैन है वो ओन करेंगे। बिजनेसमैन ओन करेंगे प्राइवेट सेक्टर वाले, एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर का ध्यान देगी, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर का ध्यान देगी। बट अगर प्राइवेट सेक्टर है तो उसके लिए तो क्या रहेगा? सेल्फ इंटरेस्ट, उसका खुद का फायदा होना चाहिए या प्रॉफिट मोटिव। जैसे फॉर एग्जांपल डीजीएस कैप्स है, तो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मोटिव क्या रहेगा? प्रॉफिट अर्निंग,
है ना, वी ऑल वांट प्रॉफिट, जो भी डायरेक्टर्स है, ओनर्स ऑफ दिस, वही आप सरकारी स्कूल में जाते हो, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाते ही है, बट इट इज ओन बाय गवर्नमेंट या रन बाय गवर्नमेंट, एंड उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर, क्या ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ना चाहिए, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट फीस। इनफैक्ट आप लोग को पता होगा ना, 10वीं तक के अगर आप सरकारी स्कूल में, 10वीं के 12वीं तक की सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो आपको एक भी रुपया नहीं देना है। इनफैक्ट लिटरली आपको जाना है, दिल प्रोवाइड यू विथ यूनिफॉर्म, वाटर बॉटल, खाना भी दे देते हैं, बैग दे देते हैं, बुक्स दे देते हैं, एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू गो देयर, क्योंकि उनका काम क्या है, सोशल वेलफेयर, कि लोगों को संभाव पढ़ाई मिले, सोसाइटी का वेलफेयर हो, सोसाइटी का उत्थान हो, सोसाइटी के लिए अच्छा कुछ हो। सो दैट इज डिफरेंट बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर हो सकता है थोड़ा मनी भी चार्ज करे, बट वो मनी चार्ज करने का उनका मोटिव कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता है, उनका मेन है कि हर एक जन तक की वो फैसिलिटी पहुंचे। इसको हम लोग कैपिटलिस्ट भी इकोनॉमी कहते हैं या फिर फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट नहीं बोलेगी कि यार ये बनाना है वो बनाना है करके, वो मार्केट पे फ्री डिसाइड करने दे दिया कि मार्केट में जो डिमांड है वो बनाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे कि आप ये बनाओ वो बनाओ, या हम बीच में नहीं बन। अपनी इंडिया भी पहले 1991 के पहले वगैरह फ्री इकोनॉमी नहीं थी, बहुत सारे डिसीजन गवर्नमेंट करते थे। मतलब आयन है, आपने सुना होगा कि तब एक चेतक गाड़ी जो आती है, अभी की चेतक अलग आती है, पहले जो चेतक, तो 6-8 महीने की वेटिंग हुआ करती थी, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से टू व्हीलर वाज नॉट नेसेसिटी, उस समय दूसरी बहुत बेसिक नीड्स पूरी होने की थी। तो गवर्नमेंट बोले कि इसका प्रोडक्शन आप ज्यादा मत करो, इसका आप 1000 यूनिट प्रोडक्शन करो, भले 4000 की डिमांड है। तो उस केस में क्या है, पहले हजारों लोगों को मिलेगा, बाकी 3000 रुकना पड़ेगा। फोन कनेक्शन के लिए भी महीने का टाइम लग जाता था, क्योंकि उस समय ये सारी लग्जरीज हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट यूज टू इंटरवीन कि नहीं, अपना रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो आप अभी इस चीजों के लिए अपने रिसोर्सेस को यूज मत करो। धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी भी फ्री होते गए। सो दीज बोथ आर एक्सट्रीम्स। वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पे एवरीथिंग इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, अनदर वन इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां पे एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। बट यूजुअली रियल लाइफ में देयर इज नो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट, 0 and 1, हमेशा ग्रे रहेगा। तो इन दोनों का मिक्स हम लोग कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे दोनों सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे कुछ डिसीजंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे रहेंगे जो प्राइवेट सेक्टर करेगा, एंड कुछ डिसीजन सोशल वेलफेयर पे रहेगा जो गवर्नमेंट करेगा। तो इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ इज लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है कुछ में, जैसे पानी, वाटर कनेक्शन वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब नॉर्मली गवर्नमेंट करेगी, है ना, कि ये सब चीजों में लोगों का भला होना ज्यादा जरूरी है, उसमें गवर्नमेंट करेगी। एंड जो चीजों में चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल एविएशन सेक्टर है, तो एविएशन सेक्टर में राइट नाउ देयर इज नो गवर्नमेंट कंपनी, एविएशन सेक्टर में राइट नाउ देयर इज नो गवर्नमेंट कंपनी, वो प्राइवेट अपने चलाओ। वैसे भी जो लोग को चाहिए, ये तो लग्जरी है ना आपका फ्लाइट में उड़ना, तो उसके लिए यू हैव टू पे, गवर्नमेंट विल नॉट इंटरवीन। ठीक है, सो जहां पे दोनों का मिक्स है उसको हम कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। एज नेम सजेस्ट्स, इट्स अ मिक्स ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। नॉर्मली यूएस को माना जाता है कि इट इज द मोस्ट फ्री इकोनॉमी, एंड दैट इज द रीजन वहां पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी बनी है ना, ये एप्पल है या गूगल है, ये सारी कंपनीज यूएस में इसलिए बनी क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मोटिव से करने देती है। मतलब कई कंपनियों का तो टर्नओवर इतना है कि कोई पूरे कंट्री का जीडीपी जितना, उससे ज्यादा तो अकेली कंपनी का प्रॉफिट्स है, क्योंकि यूएस ने सबसे ज्यादा वहां पे फ्री इकोनॉमी अलाउ किया है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लीस्ट है। नॉर्थ कोरिया है, वहां पे आप लोग ने सुना होगा कि काफी ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है ना, हर चीज गवर्नमेंट वहां पे डिसाइड करती है। कौन है उनके वो डिक्टेटर? तो बीच में तो ऐसा पड़ा था कि उनकी हेयर स्टाइल भी उन्होंने जो भी 10-15 बताई है वही हेयर स्टाइल वो लोग कर सकते हैं, दूसरी हेयर स्टाइल भी आप अपने मन से नहीं कर सकते, इतना गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। लड़कों के लिए बेटा आप लोग टेंशन मत लो, बॉयज की सिर्फ बताया उन्होंने। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया, बोथ प्राइवेट बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस ऑपरेट टुगेदर विद गवर्नमेंट रेगुलेशन गाइडिंग की इंडस्ट्रीज। की इंडस्ट्रीज मतलब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, वो आप लोग को 12th में आएगा कि कुछ कुछ चीजों में अभी भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन रहता है। फॉर एग्जांपल सिगरेट
एकदम विदाउट गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं रहता है कि आपको जितना बनाना है बनाओ। अल्कोहल का भी गवर्नमेंट रेगुलेशन रहता है। सिमिलरली आप मान लो डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हो, बॉम्ब्स गन्स वगैरह, तो इस पे भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा। उसमें फ्री इकोनॉमी नहीं रहेगी कि गवर्नमेंट बोलते डिमांड बहुत है कि बना लो आप अपने हिसाब से, पता है हर जन कट्टा लेके घूम रहे, तो वैसे नहीं चलता है ना। See, in reality, most of the economies will be mixed economy only. US में भी अपन कितना ही बोलो market economy, there will be few businesses which will be owned by government. See, government अगर कुछ भी कंट्रोल नहीं करता है, गवर्नमेंट बोलते हैं जैसा चल रहा है चलने दो, हम तो मतलब क्या बोलेंगे, फ्री मार्केट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, वी विल नॉट इंटरवीन। तो अगर कुछ कम ज्यादा हुआ, क्योंकि फ्री मार्केट में क्या हो जाता है कि जो लोग के पास पैसा है दे विल कमांड कि क्या होना चाहिए, एंड कोई भी इकोनॉमी ऐसा नहीं रहेगी कि जहां पे हर एक के पास पैसा है, ठीक है। तो दे विल बी फुल फ्यू पुअर पीपल, एंड उनको भी वोट तो समान है। हर कंट्री में 1% 1 वोट रहता है ना, ऐसा तो नहीं है कि अमीर लोग को ज्यादा वेटेज है और गरीब लोग को कम है। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा कि गरीब लोग तो परेशान रहेंगे, उनकी बहुत सी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी, तो दे विल रिवॉल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट को हटा देंगे कि फिर तुम्हारा काम ही क्या है, सब अगर ऑटोमेटिकली चलने देना है तो इसलिए हर कंट्री में गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत तो इंटरवेंशन रहता ही है। तो देयर कैन नॉट बी एनी कंट्री जहां पे इट इज एकदम फ्री इकोनॉमी। सिमिलरली नॉर्थ कोरिया में भी ऐसा थोड़ी है कि कोई प्राइवेट बिजनेसमैन होंगे ही नहीं, सब लोग जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी में, ऐसा थोड़ी है। देयर बी डेफिनेटली फ्यू, क्योंकि गवर्नमेंट में हर चीज में, अब चप्पल जूता बनाने की कंपनी तो गवर्नमेंट थोड़ी वहां पे एंटर होगी कि नहीं नहीं हम डिसाइड करेंगे कि कितने चप्पल बनने चाहिए, कैसे जूते बनने चाहिए, तो वहां पे भी रहेगी। ये थियोरेटिकली ठीक है कि मोटा मोटी बेसिस पे यूएस इज द मोस्ट फ्री इकोनॉमी एंड नॉर्थ कोरिया एकदम ही ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, बट यूजुअली ऑल दी कंट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। आप एग्जाम में वैसे मत लिख के आना, एग्जाम में जितना बुक में लिखना है वही लिखना, जस्ट आप लोग को प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, ठीक है। जैसे पहले रशिया भी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, है ना, सोवियत यूनियन जो था, यूएसएसआर जब हुआ करता था। सिमिलरली चाइना भी काफी पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी 1970 के पहले वगैरह, फिर धीरे धीरे उन्होंने किया। इनफैक्ट अभी भी चाइना काफी सोशलिस्ट ही है। आप लोग को पता होगा जैकमा पता है, नहीं पता होगा तो घर जाके गूगल कर लेना। अलीबाबा जो कंपनी, उसके फाउंडर वगैरह, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन और चाइना के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, बट वो भी ज्यादा उछल रहे थे, बीच में 6 महीना कहाँ गायब हो गए पता नहीं, और अब बेचारे आके एग्रीकल्चर वगैरह की बातें करते है ना, जो मतलब बिजनेसमैन एकदम अलग लेवल का टेक्नोलॉजी वाला बंदा वो पे। तो वहां पे भी अभी एकदम ऐसा फ्री नहीं है अभी भी, है ना। इनफैक्ट वहां पे ऐसे इलेक्शंस वगैरह भी नहीं होते, देयर इज अ सिंगल पार्टी रूल। तो ये सब थोड़ा सोशलिस्ट इकोनॉमी के वो है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? आपका नाम मंथन ना बेटा, मंथन मेहता। कुछ लोगों को अभी भी टेक्स्ट बुक नहीं मिली है ना, आप लोग को मंडे को मिलेगी। मीनवाइल आपको चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है, बट फिर आप मोबाइल लेके यहाँ पे बैठोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर किसी को एकदम है ऐसा कि नहीं मेरे को क्यों नहीं मिले, तो एक बार मेरे को मिल लेना, या ये सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, बट अदरवाइज आप मंडे तक के रुक सकते हैं ना। और टी शर्ट्स आ गई है, टी शर्ट्स का जिसका पेंडिंग होगा क्या होगा, पहनना पड़ेगा अब आपको, नहीं पहनना पड़ेगा? नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड बेटा। आप बोलोगे आप क्या समझोगे सर, आप थोड़ी पहनते टी शर्ट। चलो अब फाइनली इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे आएंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही तो वजह है इकोनॉमिक्स पढ़ने का, बराबर ना। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनफ गुड्स टू मीट एवरीवन्स नीड्स ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड देयर अल्टरनेटिव यूजेस। हालांकि गवर्नमेंट को लिमिटेड आयन है, इसलिए डिसाइड करना है कि कितने एसी बनाना है, कितने फैंस बनाना है। और गवर्नमेंट का अनलिमिटेड आयन होता तो थोड़ी इतना सोचते होते, तो जितने को एसी चाहिए सबके लिए एसी बना दो, जितने को फैंस चाहिए उनके लिए फैंस बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। बिकॉज देर आर लिमिटेड रिसोर्सेज या बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स, गवर्नमेंट हैज टू आइडेंटिफाई कि विच गुड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड या हाउ मच ऑफ द क्वांटिटी हैज टू बी प्रोड्यूस्ड। तो due to scarcity of resources and their alternatives, and this creates the need to make choices about how to allocate scarce resources effectively
टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ऑब्वियसली इससे अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई नहीं होने वाली, बट वी विल एंश्योर दैट मैक्सिमम लोगों की वांट सेटिस्फाई हो जाए। उसको कहते हैं ऑप्टिमम अलोकेशन या इफेक्टिवली अलोकेशन। इकोनॉमिक्स में टर्म है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का रफ ट्रांसलेशन अपन बेस्ट मान सकते हैं, ठीक है, बेस्ट वे में कि मैक्सिमम लोग सेटिस्फाई हो जाए। आपको ये बेटा बुक नहीं मिले है क्या? किसने नहीं लाई? आपने लाया नहीं? कुछ बच्चे यार बेचारे बुक के लिए रो रहे हैं, आप ऐसे घर पे रख रहे हैं। कितने गुस्से हो गए होंगे कुछ बच्चे आपको देख के। कुछ नहीं होता। आप दिमाग में तो रजिस्टर, आप रजिस्टर भी नहीं निकाल रहे हो, कहीं तो लिख लो कुछ। दो जिसमें एक जान वाले हो के वो पढ़ेगा तो मेरे दिमाग में भी आ जाएगा। ऐसे नहीं चलता बेटा, चलता है? हाँ, वो कुछ नहीं, देखो थोड़े दिन ही हो तुम्हारे साथ रहेगा। कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ लिए, बार बार नहीं पढ़ते। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर अल्टरनेटिव यूजेस। और ह्यूमन वांट्स आर नॉट ओनली अनलिमिटेड, दे आर ऑल्सो रिकरिंग इन नेचर। एक सेटिस्फाई होता है तो दूसरी वांट आती है, और एक वांट भी एक बार सेटिस्फाई तो वापस से भी वांट आ सकती है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड मतलब स्केर्स है, और स्केर्सिटी इज यूनिवर्सल फिनोमिनन, मतलब स्केर्सिटी हर जगह पाई जाती है। कोई भी कितनी भी डेवलप कंट्री हो, कोई भी कितने भी संपन्न लोग हो, हर जगह स्केर्सिटी रहती है। और ना ही स्केर्स है बट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस एज वेल, कि जैसे लैंड है तो लैंड को इधर हम लोग व्हीट और राइस के मतलब एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेटिव यूज है कि वहां पे हॉस्पिटल या स्कूल भी बना दे। तो ये सब कारण से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होते हैं। बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, तो फाइनली हम उस पर आ चुके हैं। इट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में an economy has millions of commodities to produce. It has to decide which goods and services to be produced and what should be sufficient quantity. तो इसमें दो चीजें आ गई, एक तो which goods and services to be produced मतलब what to produce, and once it is decided कि ये goods produce करना है, तो प्रॉब्लम वहीं एंड नहीं होता, उसमें भी हमको और एक चीज देखना है कि what should be sufficient quantity। मतलब second question is how much to produce. So what to produce includes how much to produce as well. तुलिन what to produce मतलब whom to meet है ना, कृपांश और खुशी, that is what to produce, कि आपका जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको कहां डाइवर्ट करना है। गुड ए प्रोड्यूस करना है, ये गुड बी प्रोड्यूस करना है, गुड सी प्रोड्यूस करना है, गुड सी डी प्रोड्यूस करना है। हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग बोलते हैं कि दो में से कोई एक, बट इन रियलिटी तो देयर आर आयरन के हंड्रेड्स ऑफ यूजेस है या कोल के हंड्रेड्स ऑफ यूजेस है। उसमें से हो सकता है कि आप एक चार आइडेंटिफाई करते हो, ये चार चीजों के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे रिसोर्सेज को। तो एक बार वो चार आइडेंटिफाई हो गए तो उसमें भी आपस में ये डिसाइड करना है कि कितना क्वांटिटी कौन सा। एक आइडेंटिफाई करोगे तो आप तो पूरा उसके लिए यूज करोगे, बट इन रियल लाइफ तो एक से ज्यादा भी करोगे, तो इन दैट केस किसको कितना अलोकेट करना है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस इंक्लूड्स हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस यानी विच गुड्स टू बी प्रोड्यूस, एंड उसका फिर क्वांटिटी भी हमको डिसाइड करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। एंड इकोनॉमी हैज टू डिसाइड वेदर, सो व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस मतलब ये कि लग्जरी गुड्स या फिर इंफीरियर गुड्स। अपना ये एग्जांपल ले लेंगे एसी, या फिर यूजुअली इकोनॉमिक्स में इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द पुअर, है ना। इंफीरियर गुड्स या फिर इंफीरियर क्वालिटी वाले गुड्स जो यूजुअली जिनकी इनकम कम है वो लोग कंज्यूम करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर गुड। ऑब्वियसली लग्जरी गुड्स विल बी कंज्यूम्ड बाय द रिच। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में चॉइसेस बिटवीन लग्जरी गुड्स या फिर इंफीरियर गुड्स बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि कार प्रोड्यूस करना है या साइकिल प्रोड्यूस करना है, दोनों में अगेन में भी लगता होगा लोहा ही, तो वो लोहे को साइकिल के प्रोडक्शन में करना है या कार। कार इज अ लग्जरी गुड,
साइकिल इज एन इंफीरियर गुड। ठीक है, दूध से चाय बनाना है कि आइसक्रीम बनाना है, ऐसा, या चीज बनाना है कि चाय बनाना है। देन अनदर क्वेश्चन में भी कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड्स। तो मंथन कैपिटल गुड कौन सा रहेगा? एग्जाम्पल, कैपिटल गुड्स मतलब क्या? नहीं, एग्जाम्पल बता दो। मशीनरी। सो अगेन दो ऑप्शन रहते हैं कि कैपिटल गुड्स बनाने हैं क्या, तो ऐसे गुड्स बनाने हैं जिससे फ्यूचर का प्रोडक्शन बढ़े, या फिर डायरेक्ट ऐसे गुड्स बनाने हैं विच विल बी डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स। सो फॉर एग्जांपल लूम समझते क्या? लूम, लूम जिससे कपड़ा, धागा कपड़े में कन्वर्ट होता है, सो दैट इज कैपिटल गुड। और कंज्यूमर गुड्स मतलब डायरेक्ट अपने क्लोथ्स, ये जो कपड़े अपन पहन रहे हैं, सो डायरेक्ट जो कंज्यूमर, जैसे लूम बनाई तो लूम कोई कंज्यूमर खरीदेगा क्या? लूम यूजुअली कौन खरीदेगा? कोई भी बिजनेसमैन खरीदेगा। और कैपिटल गुड्स की मदद से कंज्यूमर गुड्स बनते हैं। सो जूते कंज्यूमर गुड्स हो गए, जूते बनाने की मशीनरी कैपिटल गुड। तो ये भी रहता है कि कैपिटल गुड्स बनाना है तो कैपिटल गुड्स एक तरीके से बिजनेसमैन के लिए बनेगा, कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स के लिए बनेंगे। ऑब्वियस, नो डाउट capital goods will help in increasing the production, but it will increase the production in the future. right now उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि what to produce, capital goods या फिर consumer goods। एंड थर्ड है war goods या peace goods। बताता हूं ना बेटा, आप टेंशन क्यों ले रहे? आपने पैसे दियो ना पूरे, तो पूरी सर्विस मिलेगी, टेंशन मत लो। आप एकदम से नकार देते बोले ये, और ऐसे टेंशन नहीं लेना बेटा, आपने क्लास इसलिए लगाई है कि आपको जानना है ना। अगर आपको सब आ गया पढ़ते पढ़ते तो फिर तब बाकी इंस्टॉलमेंट दोगे ही नहीं ना, है ना। 500 की बुक है, 8000 की इकोनॉमिक्स की क्लास है। 500 की बुक पढ़ के सब आ गया तो 8000 की क्लास क्यों कोई लगाएगा? क्या नाम है आपका? हीत, हीर। हाँ, हीत तो लड़कों का रहता है। सो वॉर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो कि वॉर टाइम में काम है। तो जो भी है आपके वेपन्स आ गए, है ना, वेपन्स आ गए, या टैंक्स वगैरह, एयरक्राफ्ट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स ऑब्वियसली, तो ये सब आपके वॉर गुड्स हो गए। और जो भी गुड्स वॉर में काम नहीं आते वो पीस गुड्स। पीस गुड्स वो नहीं होते जिससे शांति बनी रहती है, इनफैक्ट वॉर गुड्स के कारण शांति बनी रहती है। आपका मिलिट्री है तो लोग शांत रहेंगे, आपका वॉर वाले गुड्स जितने ज्यादा है उतनी ज्यादा वॉर नहीं होगी। पैराडॉक्स है ना। तो पीस गुड्स ऐसे कोई पर्टिकुलर गुड्स नहीं होते, ऑल गुड्स विच आर नॉट वॉर गुड्स आर पीस गुड्स। ठीक है, तो वो, हाँ बोलो बेटा। तो दोनों में इक्वली फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, आपको व्हाट टू प्रोड्यूस का आपका आंसर आ जाएगा कि बोथ। देन हाउ मच टू प्रोड्यूस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एंड बाय मैं बाद में बताने वाला था, अभी बता देता हूं। आप पूरी 11th की इकोनॉमिक्स, 12th की इकोनॉमिक्स, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ के भी आपका इसको ऐसा एक फॉर्मूला नहीं आ जाएगा जिससे आप डिसाइड करोगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कुछ नहीं आने वाला। दिस इज जस्ट गिविंग यू अ कंटेक्स्ट कि व्हाई इकोनॉमिक्स इज स्टडीड। मतलब नहीं तो आप क्लास के ईयर एंड में मेरे को बोलोगे सर इसके लिए अपन इकोनॉमिक्स पढ़े थे, आपने तो पूरे 8000 ले लिया, पढ़ा दिया, कुछ समझा ही नहीं। तो इट इज नॉट ऐसे मतलब सिंगल लाइन आंसर ना कि व्हाट टू प्रोड्यूस वगैरह, एक मोटा मोटी, ठीक है। बट यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, वंस व्हाट टू प्रोड्यूस इज डिसाइडेड, तो आपने बोल दिया दोनों ही, देन हाउ मच टू प्रोड्यूस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। सो वही है, आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द गुड्स टू बी प्रोड्यूस। मैं शायद आपकी क्लास में नहीं बताया था, जो ये रहता है कि हम लोग वांट्स जो बोलते हैं, वांट्स का एक रहता है दे आर अनलिमिटेड, सेकंड उनका कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर रिकरिंग इन नेचर, एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक उसका रहता है कि दे कैन बी प्रायोरिटाइज्ड। दे कैन बी प्रायोरिटाइज मतलब किसी को आप फर्स्ट रैंक दे सकते हो, किसी को आप सेकंड रैंक दे सकते हो।
मतलब तुलिन के केस में तुलिन ने फर्स्ट रैंक कृपांश को दिया, सेकंड खुशी को दिया। तो वांट्स आर यूजुअली वांट्स कैन बी प्रायोरिटाइज्ड एज वेल, मतलब आप बोल सकते हो कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ये एंड उसके बाद ये। आपका नाम बेटा मैं भूल गया, आदित्य। तो वांट्स कैन ऑल्सो बी प्रायोरिटाइज, तो आपको फिर देना प्रायोरिटाइज करोगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है करके। सेकेंड, सो एक बार हमारा डिसाइड हो गया क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज हाउ टू प्रोड्यूस। डिसाइड तो कर लिया कि ये करना है हमको, बट कैसे? तो उसका दो आंसर्स रहते हैं, वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अनदर इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब जहां पे मोस्टली काम लेबर से किया जाएगा एंड बहुत कम कैपिटल का यूज किया जाएगा। कैपिटल मतलब यहां पे याद होगा तो मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। एंड दूसरा एक ऑप्शन रहेगा कि बहुत सा काम आप कैपिटल इंटेंसिव करो, मतलब बहुत सारे मशीनरी टेक्नोलॉजी यूज करो और थोड़ा लेबर यूज करो। सी अगेन यहां पे भी आप वर्ड्स पढ़ोगे तो क्लियरली लिखा है लेबर इज रिक्वायर्ड मोर देन कैपिटल एंड कैपिटल इज रिक्वायर्ड मोर देन लेबर। ऐसा नहीं लिखा कि इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक ओनली लेबर इज यूज्ड और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल इज यूज्ड। समझे क्या? मोर और लेस, क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं रहेगी कि जहां पे एकदम पूरा कैपिटल इंटेंसिव और लेबर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। कुछ सुपरवाइजर्स लगेंगे, कुछ लगेंगे। सिमिलरली कितना भी मैनुअल रहा वो भी थोड़ा बहुत तो टूल्स का यूज करते ही होंगे। आज की डेट में ऐसा नहीं है ना कि एकदम खुद हाथ से सब कर रहे हैं। टूल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मशीनरी है। आप ऐसे प्लांट एंड मशीनरी मतलब ऐसा मत समझो कि एकदम बड़े बड़े कुछ है, मतलब सिलाई मशीन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो नॉर्मली कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं रहेगी जहां पे ओनली कैपिटल या ओनली लेबर यूज होता है। जहां पे ज्यादा लेबर कम कैपिटल यूज होता है उसको हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जहां पे ज्यादा कैपिटल और कम लेबर यूज होता है उसको हम कहेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो एक बार हमको ये डिसाइड हो गया कि क्या प्रोड्यूस करना है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैसे करना है। तो शुड वी यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक और शुड वी यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक? Regarding the choice of technique of production in agriculture, farmers in India can choose between using manual labor to harvest crops, labor intensive, या फिर capital intensive जहां पे ट्रैक्टर या हार्वेस्टर करेंगे, which can improve efficiency. As a rule of thumb या as a thumb rule ऐसा बोला जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसका यूजुअली पॉपुलेशन ज्यादा रहता है। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज कि वहां पे हाई पॉपुलेशन रहता है ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। तो जहां पर हाई पॉपुलेशन है दैट कंट्री शुड आइडियली यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉर टू रीजंस। एक तो हाई पॉपुलेशन है तो सबको हमको एम्प्लॉय भी करना है ना। गवर्नमेंट जो भी नई नई गवर्नमेंट्स आती है या इलेक्शन कैंपेन में क्या बोलेंगे या अपोजिशन क्या मुद्दा उठाता है, बेरोजगारी है ना। एंड जो भी अपनी कैंपेनिंग करता है वो बोलता है कि रोजगार हमको देना है, क्योंकि क्या हो जाता है कि जितनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ता है उतने स्पीड से जॉब या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ती है। सो हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। एंड सेकेंड, ड्यू टू मोर सप्लाई ऑफ ह्यूमन कैपिटल या ड्यू टू मोर सप्लाई ऑफ लेबरर्स एंड लेस डिमांड, द प्राइस ऑफ या द वेजेस ऑफ लेबर्स आर ऑलवेज लो इन द डेवलपिंग कंट्रीज। इनफैक्ट जो अपने इंडिया में इतनी आईटी कंपनीज वगैरह है, बीपीओ का जो काम होता है, इट इज बिकॉज यहाँ पे लेबर चीप है, स्किल लेबर है, बट इट इज चीप इन इंडिया एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। इसलिए यूएस की कई कंपनीज काम यहाँ पे करवाते हैं इंडिया में, है ना, कि सॉफ्टवेयर का लेट्स से यहाँ पे अपने को सैलरीज भी ज्यादा लगती है, 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, बट सेम काम अगर उनको यूएस में कराना होता तो मे बी उनको 4 लाख रुपए पर मंथ देना पड़ा होता, क्योंकि वहां पे लेबर एक्सपेंसिव है डेवलपिंग कंट्रीज में, या जहां लेबर ज्यादा है वहां पे चीप लेबर रहेगा। सो एज ए रूल ऑफ थंब, जहां पर लेबर ज्यादा है दोस कंट्रीज शुड यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। एंड इसी का एग्जैक्ट अपोजिट जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज में अगेन 2 चीजें रहती है। डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन ज्यादा हाई नहीं रहता है या कम होते के कगार पे रहता है। यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज आर लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। ठीक है, उसका उल्टा नहीं रहेगा कि लो बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, वहां पे डेथ रेट लो ही रहेगा, क्योंकि दे आर सो एडवांस कि उनका इतनी टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंस में इतना एडवांसमेंट है कि वो लोग डेथ को काफी कम कर दिए। तो जो एडवांस कंट्रीज है
उनकी पॉपुलेशन कम है जिसकी वजह से लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव इन दोज कंट्रीज, एंड सेकेंड दे आर डेवलप्ड, तो ऑब्वियसली उनके पास कैपिटल भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी एडवांस, मशीनरी भी बहुत एडवांस टाइप की उनके पास है, तो उनके लिए बेटर रहेगा कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाए। ठीक, ये रूल थंब रूल है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया ने कभी कैपिटल इंटेंसिव यूज ही नहीं करना चाहिए, या यूएस में सब काम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से ही होता होगा, बट एक जनरल मोटा मोटी रूल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको कैलकुलेट करना है कि हमको लेबर चीप पड़ेगा या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चीप पड़ेगी। प्लस में एक सोसाइटी का भी देखना है, हो सकता है इंडिया में हर काम कैपिटल इंटेंसिव से आप करोगे तो चीप हो जाएगा, बट देन मेनी पीपल विल रिमेन अनएम्प्लॉयड, तो गवर्नमेंट का काम तो वो भी है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देना है, बिकॉज इफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड दे विल गेट एंगेज्ड इन एंटी सोशल एक्टिविटीज, चोरी करना, पत्थर मारना, डेली स्ट्राइक पे जा रहे, कुछ भी खाली बैठे तो कुछ भी कर देंगे ना, तो इसलिए गवर्नमेंट का काम यह भी रहेगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देके रखे, दे आर एंगेज्ड इन सम गेनफुल एक्टिविटीज, जिससे सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन हो ना कि डिस्ट्रक्शन हो। तो इसीलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक जहां अपना लेबर ज्यादा अवेलेबल है और कम प्राइजेस में अवेलेबल है, एंड कैपिटल इंटेंसिव जहां पे टेक्नोलॉजी अपना अवेलेबल है, लेबर की कम है ना। जैसे यूएस में वगैरह बहुत लोग इंडिया से भी यूएस जाते हैं तो 45-50 तक की एज तक वहां रहते हैं, बहुत कमाते हैं, एंड देन दे कम बैक टू इंडिया एंड लिव पीसफुल लाइफ हियर, क्योंकि यहाँ आपके घर में 10 नौकर चाकर मिलेंगे, वहां पे कोई नौकर वगैरह नहीं मिलते, कितना भी अमीर है मोस्टली दे डू देयर ओन वर्क ना। आप लोग ने सीए कर बिग फोर वगैरह भी सुने होंगे, तो बिग फोर कंपनी जो है वो सभी बाहर की है, तो बिग फोर कंपनी में भी नो वन कॉल्ड ऑफिस बॉय कि चाय लेके आ, टेबल साफ कर रहा, पार्टनर भी वहां पे अपना कप खुद जाके धोता है, पार्टनर यानी हाईएस्ट लेवल का पर्सन, उनके लिए भी ऐसे ऑफिस बॉय अगर अपने यहाँ रहता है कि हर छोटा सा ही कोई दुकान है वहां पे ऑफिस बॉय। इनफैक्ट मैं टेस्को में बैंगलोर में जहाँ काम करता था वहां पे भी कोई ऑफिस बॉय नहीं था हमारे पर्सनल के लिए, यहाँ पे तो मतलब वहां पे हजार लोग एक फ्लोर पे बैठते थे, वहां पे भी कोई ऑफिस बॉय नहीं, और यहाँ तो 10 लोग की भी ऑफिस है, तो एक रामू काका या कोई रहेंगे कि फाइल लेके आ जाओ, ये करो वो करो, एंड वहां पे हजार, हाँ बस वो पानी वगैरह रिफिल करने के हिसाब से थे कि बॉटल चेंज करना है उसके लिए ऑफिस बॉय, बट आपकी पर्सनल सर्विस के लिए देयर इज नो ऑफिस बॉय अवेलेबल, क्योंकि यूएस में भी वैसा ही है कि हाँ ठीक है आपके लिए जो भी बर्तन धोने की मशीन रहेगी, बट बर्तन धोने वाली बाई या कोई हाउस हेल्प नहीं रहेगा, बहुत रेयरली किसी के यहाँ रहता है, तो वैसे क्योंकि वहां पे ह्यूमन लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव, तो वहां पे यूजुअली पीपल विल प्रीफर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बंद करो क्या चलेगा? ठीक है, सो हाउ टू प्रोड्यूस में वी डिसाइड अपॉन कि कौन सी टेक्निक यूज करना है, एंड 2 टेक्निक मेनली अवेलेबल रहते हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर में मोर लेबर लेस कैपिटल, कैपिटल में मोर कैपिटल लेस लेबर। लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आपको सुनने में सिमिलर लगेगा, बट वही है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हम लोग कैटेगरी ऑफ गुड्स से डिफाइन करते हैं कि लग्जरी गुड्स या इंफीरियर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आइडेंटिफाई करते हैं कि रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस करना है या पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, so this problem is related to the distribution of goods and services among the people। यहाँ पे select the category of people who will ultimately consume the goods produced in the economy, so for which section of the society? So each economy has to decide whether to produce goods for rich or for the poor, है ना। कि वही पंखे वाले एग्जांपल है, फिर अपन लेते हैं तो पंखा, कूलर, एसी, पंखा एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग कंज्यूम करते हैं, कूलर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग, एंड एसी एक पर्टिकुलर मतलब इनकम लेवल के हिसाब से। ठीक है, या साइकिल कोई कंज्यूम कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल कर रहा है, कोई कार्स कर रहा है, तीनों में मे बी रिसोर्सेज सिमिलर ही लग रहे हैं, तो देन कंट्री हैज टू डिसाइड टू विच सेक्शन यू वांट टू केटर, रिच पुअर या हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, इस तरीके से।
अब इसमें क्या होता है कि अगर इकोनॉमी प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर पुअर, अगर गरीबों का ध्यान में रखते हो या सबका ध्यान में रखते हो अगर गुड्स बनाती है, देन प्रॉफिट कम बनेगा, है थोड़ी देर पहले जो अपन ने एग्जांपल लिया कि एसी बना के बेचने में ज्यादा प्रॉफिट रहेगा एज कंपेयर टू पंखा बना के, क्योंकि ऐसा नहीं कि एसी महंगा इसलिए ज्यादा प्रॉफिट है, बट ऑब्वियसली एसी जो खरीद रहा है उसका पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा रहेगी, और पंखा जो खरीद रहा है वो आदमी पहले ही गरीब है तो ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करा के दे पाएगा। तो अगर कम प्रॉफिट होगा तो लो जीडीपी ग्रोथ होगी। मैंने आपको डे 1 पे बताया था जीडीपी इज नथिंग बट नेशनल इनकम। तो अगर लोगों की इनकम कम हो रही है तो ओवरऑल नेशनल इनकम कम होगी, और नेशनल इनकम कम मतलब जीडीपी भी कम। तो अगर सबका ध्यान देते हो या पुअर पीपल का भी ध्यान देते हुए हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो सब लोग खुश तो होंगे, सोशल वेलफेयर भी होगा, बट इट विल हिट अवर जीडीपी। और हम लोग बोल रहे नहीं जीडीपी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, रिच पीपल के लिए गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इससे बढ़िया जीडीपी बढ़ेगी, बट इट विल रिजल्ट इन inequality in society because rich will get even richer and गरीब बेचारा गर्मी में उसके घर पे पंखा भी नहीं आ पाया क्योंकि सारा रिसोर्सेस तो एसी के लिए यूज हो गया, तो गर्मी के कारण बेचारा गरीब बीमार पड़ जाएगा और मे बी वो 2 दिन और काम के लिए नहीं जाएगा और उसकी तो इनकम और कम हो गई। तो और इधर जो रिच पीपल है वो और रिचर हो गया, तो रिच विल गेट इवन रिचर एंड पुअर विल गेट इवन पुअरर एंड इट विल रिजल्ट इन इनइक्वालिटी या गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर विल इंक्रीज, जिससे सोशल इनइक्वालिटी होगी, एंड सोशल इनइक्वालिटी होगी तो ऑब्वियसली कंट्री में प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि वोट तो सभी देने वाले हैं। तो वोट अगर गरीब लोग अगर और गरीब होते जा रहे तो ऑब्वियसली दे विल बी अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट, एंड अनहैप्पी है तो एंटी सोशल एक्टिविटीज है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक्टिविटीज करेंगे विच विल क्रिएट अनरेस्ट इन द सोसाइटी। अपन इसकी फिलोसॉफी की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, आप ऐसे इतना टेंशन मत लो, सिर्फ अपना पढ़ना है, आप मत सोचना देश का कैसे होगा करके। लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स लाइक मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ऑफन टारगेट एफ्लुएंट कस्टमर्स, मतलब जो रिच कस्टमर्स है, वेल अफोर्डेबल कार ब्रांड्स लाइक मारुति सुजुकी फोकस ऑन मिडिल क्लास बायर अफेक्टिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनइक्वालिटी। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमको ये देखना है कि कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए विच कैटेगरी ऑफ द पीपल यू वांट टू सर्व। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 2 more सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एक तो फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमको ये भी ध्यान रखना है कि अब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो एक तो फुल उसका यूटिलाइजेशन हो और सेकंड एफिशिएंट हो। एफिशिएंट मतलब बेस्ट में बेस्ट हो, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सर्कुलर प्लॉट अपना अवेलेबल है, कोई प्लॉट अवेलेबल है विच इज सर्कल इन शेप, तो उस पर अपन नॉर्मल कोई बिल्डिंग बनाने जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा पार्ट वेस्ट जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग यूजुअली स्क्वायर या रेक्टेंगल में बनती है, तो हो सकता है थोड़ा स्पेस अपना जबरदस्ती वेस्ट जाएगा, तो इट विल बी कॉल्ड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन। तो अगर राउंड प्लॉट है तो विल ट्राई कि अपन उस पर ग्राउंड या स्टेडियम बनाए ताकि पूरा पार्ट यूज हो सके। सिमिलरली कोई स्क्वायर प्लॉट है उस पर आप स्टेडियम बनाने जाओगे तो सर्कल से कुछ एरिया अपना छूट जाएगा और वो प्रॉपरली यूज नहीं हो पाएगा। सो दैट इज मतलब बहुत लेमैन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ऐसा रियल लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि दैट इज कॉल्ड इनएफिशिएंट या एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, तो ये भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि इसमें बोला जाता है कि आप जो भी प्रॉब्लम वगैरह आइडेंटिफाई कर रहे हो वो तो आज की डेट के हिसाब से कर रहे हो कि आज क्या पॉपुलेशन है, आज क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, आज रिसोर्सेस की कितनी डिमांड है, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पॉपुलेशन विल ऑल्सो ग्रो एंड दिल बी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस भी ग्रो होंगे ना, टेक्नोलॉजी एडवांस वगैरह। सो यू हैव टू एंश्योर दैट द पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इज इक्वल टू पेस ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन। बट यूजुअली क्या होता है, पॉपुलेशन ज्यादा पेस से ग्रो करती है, रिसोर्सेज उतने पेस से ग्रो नहीं करते, उससे भी देन फ्यूचर की में भी प्रॉब्लम अराइज होती है। ये जो 3 प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वो नॉर्मली सिर्फ प्रेजेंट को ध्यान में रख रही है, बट कुछ इकोनॉमिस्ट ने फिर बोला कि आपको फ्यूचर का भी तो ध्यान देना है कि ग्रोथ होगा तो पॉपुलेशन में ग्रोथ होगा तो रिसोर्सेज में ग्रोथ कैसे होगा। एनीवे इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं अभी शुरू तो कर देता हूं, इसमें से कुछ नहीं समझा तो आप नेक्स्ट क्लास में वापस से इसका पूछना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फोरगॉन in order to produce or obtain one commodity. So whenever
सो लेट्स से यू हैव 2 और 3 ऑप्शंस टू चूज, और उसमें से आप सिर्फ एक ऑप्शन चूज करते हो, तो आप सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन को तो रिजेक्ट कर ही रहे हो। एक ऑप्शन चूज कर रहे हो मतलब इफ यू आर सेइंग यस टू समवन, डेफिनेटली यू हैव टू से नो टू समवन एल्स टू लिन। सो एक को आप चूज कर रहे हो तो यू आर चूजिंग एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स, तो जो आपने छोड़ दिए हो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन, मतलब मेरा बेस्ट एग्जांपल कि लेट्स से मुझे आपकी क्लास को पढ़ाने के लिए 1000 रुपीज पर आवर मिल रहा है, 11 सीबीएसई पढ़ाने के लिए 1000 रुपीज पर आवर मिल रहा है। सिमिलरली मुझे दूसरा ऑप्शन है कि 10th के बच्चों को भी, 10th सीबीएसई के बच्चों को भी इकोनॉमिक्स पढ़ाने का मेरे पास ऑफर है, मेरे पास 1 आवर ये डेली का पढ़ाने के लिए, और दे आर ऑफरिंग मी 800 रुपीज पर आवर। सो एज अ रैशनल पर्सन व्हाट विल आई चूज? 11 सीबीएसई आपकी क्लास में चूज करूंगा। तो आपकी क्लास को अगर मैं 1 घंटा पढ़ाने का डिसाइड करता हूं तो आई हैव टू सैक्रिफाइस टीचिंग स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ठीक है, विच इज टू से कि मुझे 800 रुपए मैं छोड़ रहा हूं, 1000 रुपए कमाने के लिए मैं 800 रुपए छोड़ रहा हूं। सो 800 बिकम्स माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो 11वीं सीबीएसई को पढ़ाने का मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? 800 रुपए। मान लो मुझे 9th क्लास को भी पढ़ाने का मौका मिल रहा है जिसमें 600 रुपए पर आवर मुझे मिल रहा है, तो नाउ आई हैव गॉट 3 ऑप्शन, 1000 रुपीज पर आवर, 800 रुपीज पर आवर, 600 रुपीज पर आवर। व्हाट विल आई चूज नाउ? अगेन 11 सीबीएसई 1000 पर आवर। व्हाट विल बी माई न्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 1400। कौन नहीं बोला? क्यों बेटा? सेकंड बेस्ट ऑप्शन कि फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन? हाँ नहीं। सो देखो आप 1400 कैसे बोल रहे हैं? मैं क्या वो 800 वाली क्लास भी पढ़ा पाता और 600 वाली भी पढ़ा पाता के साथ में? मैं तो एक ही, मेरे पास 1 आवर ही है ना, तो उस केस में तो मैं कोई तो दोनों में से एक ही पढ़ा पाता। और कौन सा दोनों में से एक कौन सा चूज करना है? विच इज द बेस्ट अल्टरनेटिव। सो 800 और 600 में से बेस्ट कौन सा है? 800, तो वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, मैंने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा था। गुड बेटा, आपने हिम्मत करके आंसर दिया। So since resources are limited, it is impossible to increase the production of all goods and services, है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज से आप सारे गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे, आपको चूज करना पड़ेगा। मेरे पास अगर लैंड है 1 एकड़, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है कि 1 एकड़ लैंड है, वहां पे इधर 10,000 क्विंटल्स ऑफ व्हीट बन रहा है या 7,000 क्विंटल्स ऑफ राइस, तो मैं क्या लेट से मैं चूज कर रहा हूं कि 10,000 क्विंटल्स ऑफ व्हीट में यहां पे प्रोड्यूस करूंगा, तो इन दैट केस मेरा 7,000 क्विंटल्स ऑफ राइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। मेकिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अ क्रिटिकल कंसर्न। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। इट हाईलाइट्स द ट्रेड ऑफ इन्वॉल्विंग इन चूजिंग वन ऑप्शन ओवर अनदर, मेकिंग इट इन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ड्यू टू सिग्निफिकेंस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑफन कॉल्ड इकोनॉमिक कॉस्ट। आप अकाउंट्स में या कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं पढ़ोगे क्योंकि ये आपका एक्चुअली कॉस्ट नहीं है। सी कितने लोग में के दिमाग में ऐसा आया कि मैं अगर 1000 रुपए पर आवर सीबीएसई 11 सीबीएसई पढ़ा रहा हूं और 800 रुपीज पर आवर मेरा 800 रुपीज पर आवर मेरा 10 सीबीएसई का अर्निंग हो सकता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 200 रुपए होगा। किसी के भी दिमाग में नहीं आया? किसी के भी दिमाग में नहीं आया? पक्का आपके दिमाग में आया? यस। और किसी के भी नहीं आया? सो सी कॉस्ट इज समथिंग यू आर पेइंग, राइट। सो 1000 रुपीज आप अर्न कर रहे हो, उसके लिए आप 800 रुपए गवा रहे हो। 200 का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपको ऐसा थोड़ी है कि 1000 माइनस 800 200 आपको निकाल, आपके तो कितने पैसे जा रहे हैं? पूरे 800 का ना। ये जो 200 आप निकाल रहे हो 1000 माइनस 800 वो तो आपका गेन रहा ना, कॉस्ट तो है ही नहीं। तो ठीक है, तो कॉस्ट तो वो रहेगा जो आप पूरा फोरगो कर रहे हो, जो आपको नहीं मिल पा रहा है, और इसका हमको सेकंड बेस्ट का। अगेन मेरे पास 3 जॉब के ऑप्शन है, एक जगह 50,000 मिल रहा है, एक जगह 40,000, एक जगह 30,000, तो ऑब्वियसली मैं 50,000 वाली जॉब एक्सेप्ट करूंगा एंड माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 40,000। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन, इसको हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ओनली इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में इसका यूज होता है। अकाउंट्स में
कभी ये बात ही नहीं आएगी। 1000 रुपए एक बार डिसाइड होगा तो 800 रुपए कहीं अकाउंटिंग बुक्स में आएगा ही नहीं। आपको इनकम क्या मिली तो 1000 रुपए, 800 का कहीं उल्लेख होगा ही नहीं। बट इकोनॉमिक्स में हम लोग वो भी कंसिडर करते हैं कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टीचिंग 11 सीबीएसई स्टूडेंट्स, तो इट विल बी 800 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी क्लास कंप्लीट होती है आज की। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एकदम ही अचानक से टेक्निकल चीज आ गई है, तो आप लोग पढ़ के आओगे तो आपके लिए मदद होगी, नहीं तो मेरा समय ज्यादा जाएगा। थैंक यू। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो।